नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंगल डोर फ्रिज में गैस चार्जिंग कैसे करते हैं। और इसमें जो गैस चार्जिंग बिल्कुल नया फ्रिज है और बिल्कुल सही कंडीशन में। इसमें गैस उड़ाना है, फिर ऊपर से गैस भरना है। लेकिन जैसे कस्टमर घर पर जाता है गैस भरने के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है, उसी तरह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम के साथ हम लोग पूरा काम करना। तो पूरा हम लोग शुरू से देखते हैं किस तरह से गैस चार्जिंग किया जाता है और गैस चार्जिंग करने से पहले क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है। एक एक स्टेप जो हम लोग इसमें करते जाएंगे। ये पूरा फ्रिज आपको दिख रहा होगा, पूरा फ्रिज चालू है इसमें। तो चालू फ्रिज आपको इसमें देखेंगे सबसे पहले जो कंप्रेसर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ जो है कि चार्जिंग लाइन काटा जा रहा है और आपके सामने जो गैस निकलते हुए दिखाई दे रहा होगा और सुनाई भी दे रहा होगा। हटा लीजिए ट्यूब बटन आपका। अब बिल्कुल हाँ, अब जो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे आवाज़ भी दे रहा होगा, गैस निकल रहा है। इसमें जो गैस भरा हुआ 8600A, देखिए ये जो स्टिकर पर दिख रहा है इसमें भी लिखा हुआ 8600A और कंप्रेसर पर भी लिखा हुआ है। प्लस इधर जो मेन स्टिकर है, कितना एम्पीयर लगेगा, कौन सा गैस लगेगा, कितना ग्राम गैस लगेगा, ये स्टिकर पूरा वायरिंग डायग्राम के साथ समझाया हुआ रहता है। यहाँ जैसे काट देंगे सबसे पहले, कभी भी ये जब गैस भरा हुआ है या गैस भरा हुआ नहीं है, चॉकिंग प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट आपको फ्लेम का यूज नहीं करना, यानी कि हीट का यूज नहीं करना। अगर करते हैं तो इसमें जो 8600 गैस होता है काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तब डायरेक्टली हम लोग पिन वालों को पहले काटेंगे और वहाँ से क्या होगा, पूरा गैस बाहर निकालेंगे। आधा काट दिया तो प्लास से भी इसको तोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत है नहीं। तो वहाँ पे मोड़ दिए इसको और ट्यूब बटर से कटिंग करना पड़ेगा। तोड़ दीजिए पूरा। अब पूरा हटा दिया है, यानी कि पूरी तरीके से इसमें से गैस बाहर आ गया। अब जैसे गैस बाहर आ गया तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से कि फ्लेशिंग भी तो करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फिल्टर है बतलाए थे सबसे पहले, यहाँ जो कटिंग किया हुआ, यहाँ कटिंग किया हुआ है ही। साथ में कैपिलरी ट्यूब काटेंगे। कैपिलरी ट्यूब कैसे काटेंगे, कभी प्लास से नहीं काटना, जो पहले से बतलाए हुए हैं। तो काटेंगे किससे, अब फाइल से पहले हल्का से घिस देना, फिर प्लास से वहाँ पे तोड़ देना। इससे क्या होगा, आगे का जो मुंह है, अंदर का जो मुंह है, कभी ब्लॉक नहीं होगा। क्योंकि जिसमें जो कैपिलरी होता है 26 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर, 32, 36 नंबर होता है हार्डली। काफ़ी पतला, तो जो आपको सामने दिख रहा है कितना पतला है, इसी के मुकाबले काफ़ी अधिक पतला होता है कैपिलरी, है कि नहीं। इसलिए कभी भी इसमें प्लास से नहीं कटिंग करेंगे। तो समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक। तो पहले वहाँ से फ़िल्टर खोल के बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद फ़िल्टर कटिंग करके वहाँ से बाहर निकालेंगे। क्योंकि चॉकिंग प्रॉब्लम रहे चाहे लीकेज रहे, फ्रिज में हमेशा फ्लेशिंग करना ज़रूरी होता है, इसलिए वहाँ से फ़िल्टर को बाहर निकालना ज़रूरी है। कैपिलरी काटने के लिए एक ही जगह पकड़ लीजिएगा, मुश्किल से 1 इंची, और एक जगह पकड़ के उसको तिरछा करके वहाँ पर घिसिए। पहले घिसने से क्या होगा, आधा वहाँ पर निशान पड़ जाएगा। निशान जैसे पड़ेगा फिर वहाँ से तोड़ दीजिएगा आराम से। आगे पीछे करिए, उठने की कोई दिक्कत नहीं, टूट जाएगा। टूट गया। और आगे का मुँह बढ़िया से देखिए, पूरा क्लियर है और बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, उसमें छेद कोई दिक्कत नहीं। कैपिलरी ट्यूब काट के हटा दिया गया। उसके बाद हम क्या करें, फिल्टर काट के हटाएंगे। तो फिल्टर भी काटिए यहाँ से, चाहे हीट मार के बाहर निकालिए। क्योंकि पहले से हम लोग को मालूम है इसमें चॉकिंग प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग जाए वहाँ पर गैस इस तरह से अगर बाहर नहीं निकले कैपिलरी ट्यूब काटने के बाद, तो कभी भी हीट नहीं मारना। क्यों नहीं हीट मारेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो कंडेंसर कॉइल है, पूरे के अंदर गैस बहुत बार भरा हुआ रहता है। और जब कंडेंसर कॉइल में पूरा गैस भरा हुआ रहेगा, तो फिर अगर हीट फ्लेम का यूज करिएगा तो वहाँ पर आग पकड़ने के चांस ज़्यादा है। क्योंकि 8600 गैस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। तो यहाँ पर गैस है नहीं, इसमें पहले से भरा हुआ, क्योंकि पहले से हम लोग खुद उड़ा दिए हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम फ्लेम का यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। चलिए हीट मारिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लाल हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर को प्लास से पकड़ के स्थिर से बाहर निकालेंगे, नहीं खींचने की जरूरत नहीं है। जैसे हीट हुआ पूरा वो जो ब्रीजिंग रेट से जाम किया हुआ है, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में चला आएगा और उसको आसानी से बाहर चला जाएगा, है कि नहीं। तो पूरा लाल होने दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे जो है वो लाल हो रहा है, और जैसे पूरा लाल हो जाएगा पूरी तरीक़ा से, वो फिल्टर आसानी से बाहर निकल जाएगा कंडेंसर कॉइल से। अब हल्का हल्का आगे खींचिए, हल्का हल्का आगे खींचिए। नहीं यार, उसको हीट पे थोड़ा सा उधर बढ़ाइए, फिल्टर पे दीजिए। चलिए ठीक है, बढ़िया है। अभी हम लोग इसमें करने वाले हैं पूरा फ्लेशिंग जो करेंगे इसमें मैनुअल फ्लेशिंग करेंगे। मैनुअल फ्लेशिंग का तरीका क्या है कि इसी कंप्रेसर से, और मैनुअल में दूसरा तरीका क्या है, दूसरे कंप्रेसर से, तो यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन आप लोग को जब भी कभी फ्रिज में करिएगा फ्लेशिंग, तो वहाँ पर रोटरी कंप्रेसर नहीं लेना, क्योंकि इसमें प्रेशर इतना हाई रहता है
अगर इससे फ्लेसिंग करिएगा तो ज़्यादा पैसा अंदर बढ़ाने के कारण क्या हो सकता है, अगर गलती से कूलिंग कोयल फ्लेसिंग करिएगा तो कूलिंग कोयल में फट सकता। तो जब कूलिंग कोयल फ्लेसिंग करना है तो डबल स्टेज वैक्यूम मशीन लीजिए या हार्मेटिक कंप्रेसर लीजिए। आपको रोटरी कंप्रेसर से कभी भी इसका फ्लेसिंग कूलिंग कोयल को नहीं करना, क्योंकि पैसे इसमें इतना आ जाता है कूलिंग कोयल ख़राब हो जाता है। यहाँ पर फ्लेसिंग इससे करेंगे नहीं, करेंगे मैनुअली तरीका से, यानी कि जो फ्रिज का जो कंप्रेसर है उसी कंप्रेसर से हम लोग फ्लेसिंग कर। लेकिन सही तरीका है कि दूसरे कंप्रेसर ले लीजिए या नाइट्रोजन सिलेंडर ले लीजिए, उससे करते तो बेहतर है। नहीं तो इस कंप्रेसर से करते हैं, इससे क्या होता है कि बाहरी हवा बाहरी नमी भी खींचता है, इससे कंप्रेसर का लाइफ थोड़ा सा घट जाता है। अभी हम लोग उससे फ्लेसिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे कि उसके अगला स्टेप अगर चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हीट मार करके यानी ब्रीजिंग गन ले लेंगे और इससे करिए क्या करेंगे, पूरा कंडेंसर कॉइल पूरा पे हीट में जब मारेंगे तो हीट मारने के बाद क्या होगा, जो भी इसके अंदर से गंदगी चिपका हुआ पूरा क्या होगा, यहाँ से जहाँ से फिल्टर काट के बाहर निकाले हैं वहाँ जब फ्लेसिंग मारेंगे तो पूरा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अगर इससे भी बेहतर फ्लेसिंग करना तो क्या करना पड़ेगा, हाँ नाइट्रोजन तो है, लेकिन साथ में नाइट्रोजन तो कोई चलता नहीं है, तो उससे बेहतर होता है भाई अपना पेट्रोल या थिनर, उससे तो फ्लेसिंग कर सकते हैं। तो पेट्रोल या थिनर लेकर के उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी पेट्रोल या थिनर यूज करिएगा तो डिस्चार्ज लाइन जो यहाँ पर नहीं काट रहे हैं पाइप कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन को, इसको भी काटना पड़ेगा और यहाँ पे एक क्वार्टर पाइप जोड़ करके चार्जिंग पिन वाला जोड़ना पड़ेगा। जैसे वहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा एसिन जो वहाँ पर जोड़े हुए हैं फ्लेसिंग करवाने के लिए एलजी वाला, तो सेम यहाँ पर भी उस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसमें पेट्रोल या थिनर डाल करके फ्लेसिंग करना पड़ेगा। इसी कंप्रेसर से फ्लेसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कंप्रेसर चालू करना पड़ेगा। तो इस कंप्रेसर में यानी कि इन्वर्टर फ्रिज में क्या होता है, कोई भी इन्वर्टर फ्रिज है लगभग बस सभी में तुरंत कंप्रेसर कभी भी चालू नहीं होगा, तो 4-5 मिनट टाइम मिलेगा, उसके बाद कंप्रेसर चालू होगा। और कंप्रेसर जब चालू रहेगा तो उसमें क्या करेंगे कि जो चार्जिंग लाइन यहाँ पर खुला हुआ है हमेशा खुला ही रखना है, ताकि वहाँ से प्रेशर घींच लेगा और फिर डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, फ्लेसिंग हो जाएगा। इसको फ्लेसिंग करने के बाद कूलिंग कॉइल का भी फ्लेसिंग करना है। तो कूलिंग कॉइल को फ्लेसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन लाइन काटना पड़ेगा। तो सेक्शन लाइन काट लीजिए, काटना है काट लीजिए, चाहे हीट मार के बाहर निकालना है हीट मार के बाहर निकाल लीजिए, दोनों तरीक़ा से कोई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हीट मार को आप क्या करेंगे, उसको बाहर निकालना लाल जैसे अब हल्का का खींचेगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सटाइए मत, उसको बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो सटा हुआ रह जाएगा वो, ठीक है सट गया ना, हाँ ठीक है। बस 2 मिनट उसको ऐसे रखिए, बस 2 मिनट रखने की जरूरत नहीं है, बस 30 सेकंड में रखिएगा तो हट जाएगा। चलिए ठीक है, अब चालू करेंगे तो यहाँ क्या होगा, आसानी से फ्लेसिंग कर लेंगे। जैसे कंडेंसर कॉइल फ्लेसिंग हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, फिल्टर कैपिलरी जोड़ के कूलिंग कॉइल को भी सेक्शन लाइन से फ्लेसिंग कर लेंगे। यही चीज़ प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिकली भी करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो कंप्रेसर अब चालू हो चुका, और जब कंप्रेसर चालू हो गया तो सेक्शन लाइन से और चार्जिंग लाइन से प्रेशर खींचेगा और क्या होगा, कंडेंसर कॉइल में चला जाएगा डिस्चार्ज लाइन से। जब कंडेंसर कॉइल में जाएगा, कंडेंसर कॉइल से क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब बाहर निकले, क्योंकि पहले ही बदला था इसमें कोई भी किसी भी तरह चॉकिंग प्रॉब्लम नहीं है और नहीं गैस लीकेज था, फिर भी इसमें बस गैस चार्जिंग करवाना था प्रैक्टिकल, इसलिए कि पूरा इसमें पाइप कटिंग करवाएं। जब इसमें चॉकिंग प्रॉब्लम लगा तो ऑयल या कार्बन टाइप का ढेर सारा निकलेगा। यहाँ पर दिख रहा है कुछ भी नहीं निकल रहा, कुछ भी निकल रहा है नहीं, कुछ भी नहीं निकल रहा, बिल्कुल एयर निकल रहा है, यानी कि इसमें कुछ भी गंदगी अंदर से नहीं है, क्योंकि फ्रिज बिल्कुल नया है कि नहीं। आगे से पीछे से मालूम पड़ेगा फ्रिज बिल्कुल नया, इससे कोई दिक्कत है नहीं। बस सेम तरीके से फ्लेसिंग कर लेना है, और फ्लेसिंग करने के बाद यहाँ पर नया फिल्टर ऐड करना। जब भी कोई भी फ्रिज में जब गैस चार्जिंग करिएगा तो उसमें क्या करना, फिल्टर हमेशा नया लगाना। और साथ में जो कैपिलरी ट्यूब कटिंग करने के लिए बतलाए थे कि जब भी चॉकिंग प्रॉब्लम रहे, गैस लेके जाए, जब कैपिलरी ट्यूब हम लोग कटिंग करेंगे तो फिल्टर से 1 इंची हटा करना। इससे ये मालूम पड़ेगा कि कैपिलरी ट्यूब चॉक होना होता है तो 1 इंची पहले ही चॉकिंग हो जाता है फिल्टर के जस्ट बाद, है कि नहीं। और फिल्टर तो चेंज करना है इस समय कंपलसरी। फ्लेसिंग हो गया आपका, फ्लेसिंग करने के बाद क्या करना, फिल्टर जोड़ देना। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फिल्टर का डबल मुंह, और एक साइड जो है कैपिलरी। जब फिल्टर लीजिएगा नया फिल्टर तो कैपिलरी जोड़ने के लिए कैपिलरी के लिए साइज पहले से बना हुआ था, कैपिलरी इसके अंदर आसानी से चला जाएगा, चाहे इसी चाहे फ्रिज करें। उसके बाद इस साइड देखिएगा तो जो कंडेंसर कॉइल जुटेगा ये वाला मुँह, है कि नहीं, उसके लिए पहले जगह बना हुआ। अगर पाइप थोड़ा सा मोटा है तो इसके मुँह को फैला देना, पतला है तो थोड़ा सा मुँह फैलाइए तो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद कंडेंसर कॉइल उसमें डाल करके उसके बाद क्या करना है, इसको पिंच कर देना। अब फिर कहिएगा ये डबल पाइप क्यों दिया गया, तो डबल पाइप इसके लिए दिया गया, आप सेल्फ वैक्यूम कर सकते हैं, चाहे यहाँ से फ्लेसिंग भी करना होता है या फिर हाई साइड पंच के मारना होता है, क्योंकि जब कभी चॉकिंग प्रॉब्लम दूर करना होता है सबसे पहले कटिंग इधर से ही करना होता। अब इसको निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसको पूरी तरीके से मुँह को बंद भी कर सकते हैं।
या डबल स्टेज वैक्यूम होता है तो उसको भी इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत उससे है नहीं। उतना नहीं भी करिएगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली क्या करना है, इस साइड भी एक साइड में कंडेंसर कॉइल डाल दीजिए और जो भी एक्स्ट्रा पाइप बचेगा उसको पूरा पिलास से बढ़िया से दबा दीजिए। दबाने के बाद बढ़िया से ब्रीजिंग कर लीजिएगा। ब्रीजिंग इतना करना है कि अंदर पिघल के ज़्यादा जाए नहीं और बार बार आसानी से पूरा मुँह ब्लॉक हो जाए। और कोई भी पाइप या कैपिलरी ट्यूब डालने का तरीका इसमें है कि जब इधर से कंडेंसर कॉइल डालेंगे, ये वाला जो निशान दिख रहा होगा गोल सा यहाँ पे, ये वाला, इससे अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे अंदर थोड़ा दूर आगे ही जस्ट क्या रहता है, जाली। अगर ज़्यादा कंडेंसर कॉइल अंदर डालिएगा तो क्या होगा, जाली ब्रेक कर जाएगा। और जाली ब्रेक होने का मतलब है आपका चॉकिंग प्रॉब्लम 100% आएगा ही आएगा। और जस्ट कैपिलरी ट्यूब की तरफ से देखिएगा तो इधर से इस साइड से जो कैपिलरी ट्यूब डालेगा वो भी यहाँ से निशान दिया गया है, इससे आगे ले जाएगा तो जस्ट यहाँ पे जाली दिया हो, वो जाली काफ़ी पतला रहता, वो टूटने का मतलब है कन्फर्म है वहाँ पर चॉकिंग प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो कैपिलरी ट्यूब ये वाला जो सिंबल दिया हुआ है इससे अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, इसको ब्रीजिंग करिए आप। हाँ, आप पिलास से दबा के छोटा कर लीजिए। पिलास ले लीजिए, नोज प्लस से नहीं, पिलास ले लीजिए क्योंकि नोज प्लस टूटा हुआ है। पूरा मुँह को बढ़िया से ब्लॉक कर लीजिए ताकि किसी भी तरह की दिक्कत रहे नहीं उसमें। आगे से उसको छोटा करिए, बड़ा वाला मुँह को छोटा करिए, हिलाइए मत। हाँ, और करिए, और करिए, नहीं ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे ही मुँह दबाइए, मुँह नीचे ही मुँह दबाइए बढ़िया। चलिए बढ़िया से हो गया लेवल। अब बस यहाँ पर ब्रीजिंग करना बढ़िया से, बस ब्रीजिंग करिएगा। इधर से क्या होगा, बढ़िया जुट जाएगा। मालूम कैसे पड़ेगा, जब आगे फ्लैशिंग करेंगे इससे मालूम पड़ जाएगा हमारा परीक्षा ब्रीजिंग सही से हुआ है या नहीं हुआ, या पूरी तरह चौक भी हो जाएगा वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो पहले ब्रीजिंग करते हैं फिर आगे चेक करते हैं। जब भी आप ब्रीजिंग करें ध्यान रखें कि जब तक लाल नहीं होता तब ब्रीजिंग रेड को उसमें सटाना नहीं है। अगर पहले सटा दे तो क्या होगा, ब्रीजिंग रेड उसमें चिपक जाएगा और वहीं पर आ जाएगा, है कि नहीं। लाल हो गया है और उसमें कर सकते हैं, करिए ब्रीजिंग वहाँ पे, सटाई खुद पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म बदल के चला जाएगा। अगर ज़्यादा पिघल के भाग रहा होगा तो उसको ऐसा हीट कम कर लीजिएगा तो वहाँ पर ठहरना शुरू हो जाएगा। वो ज़्यादा पिघला तो हीट को कम कर लीजिए, थोड़ा सा हीट को कम करिए, ज़्यादा नहीं, कम करिए। हाँ करिए, उसी में हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा, नीचे भी चला गया है, हो गया है। अब देख रहे हो फिल्टर जो यहाँ पे ब्रीजिंग पूरी तरीक़ा से कर दिया गया और बिल्कुल प्लेन है। और इसी तरह प्लेन होना चाहिए, कोशिश करना कम से कम ब्रीजिंग रेड यूज करें और बाहर प्लेन कर दे। अगर ज़्यादा पिघला तो हीट को कम करें, इस सब का ब्रीजिंग बेहतर होगा। और आगे क्या हम लोग कैपिलरी जॉइंट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं लीकेज होता है या फिर ब्लॉकेज हो सकता है, चॉकिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसी कंडीशन में क्या करना है, चालू करना कंप्रेसर को। जब चालू करिएगा तो सेक्शन या चार्जिंग लाइन से गैस खींचेगा, प्रेशर खींचेगा बारी हवा, और डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकल कहाँ चला जाएगा, कंडेंसर कॉइल में, और कंडेंसर कॉइल से यहाँ पर निकलेगा फिल्टर में, और फिल्टर से बाहर निकलेगा जब कैपिलरी में जाएगा। कैपिलरी में जाने से पहले हम चेक करेंगे प्रेशर निकल रहा कि नहीं निकला। अगर प्रेशर बढ़िया से निकल रहा और पीछे लीकेज नहीं है, मतलब ब्रीजिंग बेहतर हुआ। अगर आगे प्रेशर नहीं निकल रहा, मतलब जो पीछे ब्रीजिंग किया अभी वो पूरी तरीक़ा से चॉकिंग हो गया। इस तरह से बारी बारी चेक कर सकते हैं कैपिलरी ट्यूब भी और फिल्टर भी, ठीक है ना। ठीक है, पहले कंप्रेसर चालू करिए फिर चेक कर लीजिएगा। कंप्रेसर अब चालू हो चुका है तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर साबुन या शैम्पू घोल लेना है, क्योंकि पहले से हम लोग चेक कर लिए यहाँ पर लीकेज है नहीं। और आगे से हम लोग क्या फिल्टर आगे जस्ट हम लोग प्रेशर निकालेंगे। अगर प्रेशर निकल रहा है वहाँ से तो बिल्कुल चॉकिंग प्रॉब्लम नहीं है और प्रेशर बेहतर तरीक़ा से निकलना चाहिए। साथ में जिधर ब्रीजिंग किए हैं तो वहाँ पर हम लोग लिक्विड डालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा वहाँ पर कि फैन अगर निकल रहा मतलब लीकेज है या नहीं, लीकेज है। अगर झाग नहीं निकल रहा तो आगे लीकेज नहीं है और आगे बिल्कुल सही है। तो आगे कैपिलरी ट्यूब जोड़ सकते हैं। आगे आप कैपिलरी ट्यूब जोड़ेंगे और फिर सेक्शन लाइन से कूलिंग कॉइल को फ्लैशिंग करेंगे। फिर जैसे वो हो जाएगा सेक्शन लाइन को जोड़ करके वैक्यूम करेंगे और वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग करेंगे। तो आप लोग क्या करें, फ्लैशिंग कर लिया ना, अब कैपिलरी ट्यूब उसमें जोड़िए। अभी ब्रीजिंग करें तो कोशिश हमेशा ये करें कंप्रेसर बंद रहना चाहिए, सिस्टम में किसी भी तरह प्रेशर नहीं होना चाहिए हमेशा। लाल होने के बाद क्या करें, कैपिलरी ट्यूब जहाँ पर दिए हैं वहाँ पर हल्का से ब्रीजिंग करेंगे, पूरा मुँह ब्लॉक हो जाएगा। ज़्यादा अंदर डालेंगे जरूरत नहीं है। चलिए अब कैपिलरी ट्यूब ब्रीजिंग कर लेंगे। कैपिलरी ट्यूब ब्रीजिंग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन लाइन से फ्लैशिंग करेंगे कूलिंग कॉइल। अब यहाँ पर कंप्रेसर चालू हो चुका है।
अब इधर से देखेगा तो वहाँ पे सेक्शन लाइन जो मुंह को दबाया गया यहाँ से, अगर वहाँ से मान लीजिए प्रेशर नहीं आ रहा था हम लोग क्या समझेंगे? और कहाँ पे चौक हुआ है? कैपरेटर के पास जो ब्लॉक किए हैं, जाम किए हैं, ब्रिजिंग किए हैं, यहाँ पर समझ लो पूरी तरीक़ा से चौक हो गया। अगर वहाँ प्रेशर नहीं आता तब, लेकिन वहाँ प्रेशर आ रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो फ्लेशिंग कर रहे हैं सेक्शन लाइन से, इसका मतलब पूरा कूलिंग कॉइल फ्लेशिंग हो रहा है। कंडेंसर कॉइल पहले से फ्लेशिंग किया हुआ था, अब जब सेक्शन लाइन से फ्लेशिंग हो रहा पूरा कूलिंग कॉइल फ्लेशिंग हो रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी गंदगी नहीं है, मतलब यहाँ पे पहले से ही पूरा साफ था, क्योंकि बिल्कुल नया पेज है इसलिए कुछ भी गंदगी अंदर है नहीं। अब जैसे कूलिंग कॉइल फ्लेशिंग हो जाएगा, और फ्लेशिंग तब तक करना जब तक गंदगी निकलना बंद नहीं हो जाता। और जैसे पूरा फ्लेशिंग हो जाए उसके बाद क्या करेंगे? सेक्शन लाइन जॉइंट करेंगे, और जो चार्जिंग पिन वाल पे यहाँ पर जोड़े हैं, तोड़े थे पूरा जो पिंच किया हुआ था, वहाँ पर क्या करेंगे? चार्जिंग पिन वाल को जोड़ेंगे। यस सर। फिर चार्जिंग पिन वाल को वहाँ पे उसको जोड़ने के बाद क्या पिन वाल को लगा देंगे, फिर वहीं से वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करना। अगर प्रेशर डालना पड़े तो यहीं से फिर प्रेशर डालना है और लीकेज पता करना। सेम प्रोसेस पहले ब्रीजिंग कर लेते हैं सेक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन, उसके बाद वैक्यूम करेंगे, फिर गैस चार्जिंग करके प्रोसेस बतलाते हैं। यहाँ पे हीट मार के क्या सेक्शन लाइन को जो फ्लेशिंग किया था सेक्शन लाइन से कूलिंग कॉइल को, और सेक्शन लाइन को पहले क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रीजिंग कर लेंगे। जैसे सेक्शन लाइन ब्रीजिंग हो जाएगा, फिर इस साइड से हम लोग क्या करेंगे? चार्जिंग लाइन को भी ब्रीजिंग कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वैक्यूम करेंगे, फिर उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे। हीट होने के बाद ही ब्रीजिंग रेड लगाना है, उससे पहले ब्रीजिंग रेड कभी भी मत लगाइए, नहीं तो उसमें चिपक जाएगा, फिर सही से ब्रीजिंग नहीं हो पाता। अच्छा से गलाना है। अब हीट थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि लाल पहले से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हीट थोड़ा कम करके उसके बाद ब्रीजिंग रेड उस पर दीजिए तो बेहतर तरीके से पकड़ बनाएगा। और चार्जिंग पिन वालों को भी ब्रीजिंग यहाँ पे कर लेंगे, जैसे सेक्शन में लोग किए हैं उसी तरह से चार्जिंग पिन वालों को भी कर लेंगे। जब इसको ब्रीजिंग करेंगे तो जब वैक्यूम करेंगे उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे। वैक्यूम कैसे करते हैं वही प्रोसेस बता देते हैं आपको। यहाँ पर जो है रोटरी कंप्रेसर लिया गया है, अभी रोटरी कंप्रेसर से वैक्यूम करेंगे। लेकिन जब फ्रिज में गैस चार्जिंग करेगा तब वो वैक्यूम रोटरी कंप्रेसर से कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर डालने की जब बारी आएगा या फ्लेशिंग करने की बारी आएगा तो आप लोग क्या करें? रोटरी कंप्रेसर कभी भी खास फ्रिज में नहीं करना है, क्योंकि कूलिंग कॉइल इसका एल्युमिनियम रहता है और काफ़ी कमज़ोर होता, तो वो फूल सकता है या ब्लास्ट हो जाता, फट सकता, ख़राब हो सकता है। अब रह गया मैनीफोल्ड कनेक्ट कैसे करेंगे? तो जो मैनीफोल्ड पहले दिख रहा है, अब चाहे तो हाई साइड चाहे तो लो साइड, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देना ये है कि अगर हाई साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाई साइड यानी कि प्रेशर गेज मीटर के सामने वाला पाइप हमेशा मेन सिस्टम में लगा होना चाहिए, पीला वाला पाइप जो है। और जो कॉमन पाइप है इसको बाहरी सिस्टम में लगाएंगे, सेक्शन लाइन में लगा हुआ वैक्यूम करने के लिए। अगर हम लो साइड का इस्तेमाल करेंगे तो लो साइड के मीटर ये वाला पाइप जो है सिस्टम में लगेगा, और कॉमन पाइप बाहरी सिस्टम में लग जाएगा। इस तरह से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हाई साइड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए पहले लो साइड को क्या करेंगे? बंद करेंगे, फिर हाई साइड को खोल देंगे। उसके बाद इस कंप्रेसर क्या करेंगे? चालू करेंगे। जब चालू करेंगे तो वैक्यूम कितना करेंगे? आधा घंटा तो हार्मेटिक कंप्रेसर से करते हैं, नॉर्मल वैक्यूम मशीन से करते हैं कम से कम 20 से 30 मिनट। ये जो रोटरी कंप्रेसर मुश्किल 4 से 5 मिनट काफ़ी है कि नहीं? और मीटर के हिसाब से -30 PSI। तो वैक्यूम में लगाते हैं, पहले मीटर को चालू करते हैं, कंप्रेसर को दोनों बार को बेहतर तरीके से लगाइए और फिर चालू करिए। चालू हो गया, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर से प्रेशर भी निकल रहा है। हाँ, ये जो प्रेशर निकल रहा है सिस्टम के अंदर का कंप्रेसर आ रहा है, ये अंदर का प्रेशर आ रहा, एयर आ रहा। जब बढ़िया से वैक्यूम हो जाएगा तो हम लोग क्या समझेंगे? पूरी तरह से वैक्यूम हो गया, उसके बाद हम लोग गैस चार्जिंग कर सकते हैं। जैसे वैक्यूम हो जाएगा तो पहले कंप्रेसर बंद करेंगे या पहले मैनीफोल्ड? वैक्यूम करने के बाद तो पहले मैनीफोल्ड, और जब कभी प्रेशर डालेंगे तो पहले कंप्रेसर, याद रखना। वैक्यूम कर रहे हैं और देखिए कट आपको दिख रहा होगा माइनस में आ रहा, और थोड़ा सा मीटर में भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर अभी तक एयर निकल ही रहा है, और लेकिन काफ़ी कम मात्रा में निकल रहा है कि नहीं? जितना शुरू में निकल रहा था अब इतना नहीं निकला, यानी कि एयर लगभग इसमें से बाहर निकल चुका। किसी से मालूम पड़ जाएगा वैक्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि नहीं। और कटा के हिसाब से कितना चला जाएगा? -30 के आसपास। अगर आपको पता करना प्रॉपर वैक्यूम हुआ कि नहीं हुआ 100%, और अगर मैनीफोल्ड भी गड़बड़ है तब कैसे पता करिएगा? सबसे बेहतर है कंप्रेसर से अगर कर रहे हैं, चाहे हार्मेटिक कंप्रेसर हो चाहे रोटरी कंप्रेसर हो, तो इससे क्या डिस्चार्ज जो प्रेशर निकल रहा है, एयर निकल रहा, वो एयर तो इसी का रहा। और जब देखेंगे यहाँ से एयर लगभग वो ना के बराबर निकल रहा, अब निकल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वैक्यूम हो गया है कि नहीं?
लेकिन अभी तक एयर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। हाँ, चेक कर लेंगे, एयर निकल रहा अभी भी। जैसे एयर ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बंद करेंगे मैनिफोल्ड के मीटर को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेंडर लेंगे। R600 गैस इसमें है तो R600 गैस R600 गैस भरेंगे। अब जो है एयर यहाँ से लगभग ना के बराबर निकल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे मैनिफोल्ड को बंद करिए। जैसे मैनिफोल्ड के मीटर को बंद करेंगे उसके बाद कंप्रेसर बंद कर दीजिए। और कंप्रेसर बंद करने के बाद ये काटा जो है प्लस में नहीं जाना चाहिए। अगर प्लस में चला जाएगा तो समझिए कहीं ना कहीं से लीकेज है। क्लियर है? तो हम लोग 5 मिनट वेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस चार्ज करेंगे। गैस चार्ज करने का तरीका क्या है, वेट मशीन सबसे बेहतर है। इसमें जो स्टिकर दिया हुआ है, स्टिकर के हिसाब से कितना ग्राम गैस लिखा हुआ है, 36 से 40 ग्राम गैस लिखा हुआ है। तो 36 से 40 ग्राम गैस भरने के अगर पाइप के हिसाब से भरे, क्योंकि वेट मशीन सबको लेकर चलता नहीं है। तो ये जो छोटा जो 1 मीटर वाला पाइप है, 1 मीटर में लगभग 10 से 12 ग्राम 15 ग्राम गैस आता है। तो हमको क्या करेंगे, पहले 3 से 4 पाइप अगर गैस भरते हैं तो लगभग गैस फुल हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3 से 4 पाइप गैस भरेंगे कैसे, वो जी पहले हम लोग मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ से पाइप खोल लीजिए। यहाँ जो कंप्रेसर में से जो पाइप बाहर निकाले थे, कॉमन पाइप को कहाँ लगाएंगे, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर में। और हाँ, कॉमन पाइप है ना, बीच वाला कॉमन पाइप। तो उसको जब लगा देंगे उसके बाद सिलेंडर उल्टा करेंगे, क्योंकि ये सिलेंडर पहले से वैक्यूम करके इसमें गैस आता है। इस सिलेंडर को सीधा भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा रखते तो और बेहतर है। बात समझे कि नहीं। सीधा भी रखेंगे तो ये वाला सिलेंडर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जिस सिलेंडर में दुकान से गैस भरवा के लाते हैं उस सिलेंडर को उल्टा रखने में ही बेहतर है, क्योंकि उस सिलेंडर को वैक्यूम सही से करता नहीं है। और उसके अंदर एयर अगर सिस्टम में चला जाएगा तो प्रॉपर ठंडा नहीं करेगा। तो सिलेंडर उल्टा रखेंगे, मैनिफोल्ड बंद है तो सिलेंडर खोलिए। यहाँ से पहले कसेंगे तब जब गैस बाहर निकले, पिन दबेगा तो गैस यहाँ से बाहर निकलेगा। गैस जब बाहर निकले तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, महसूस हो जाएगा। और मैनिफोल्ड अभी मेरा बंद है, रेड वाला साइड जो है वो पूरी तरीके से बंद है। अब यहाँ जब गैस निकलेगा तो गैस कहाँ जाएगा, सिस्टम में। और जब गैस जाएगा तो वहाँ से बाहर निकलेगा नहीं। जब गैस खोलेंगे और बंद करेंगे तो ये 3 पाइप हम लोग 3 से 4 पाइप गैस चार्ज करेंगे। यहाँ से खोलेंगे फिर बंद करेंगे, वहाँ से खोलेंगे फिर बंद करेंगे। यहाँ पर जो ग्लास आपको दिख रहा है, यहाँ पर गैस जाते हुए आपको दिखाई देना चाहिए, लिक्विड पास करते हुए दिखाई देना चाहिए। खोलिए थोड़ा सा, चल जा रहा है सेम इस तरह से। अगर जा रहा है गैस समझ लीजिएगा गैस प्रॉपर इसके अंदर सिस्टम में चला जा रहा है और गैस चार्ज हो रहा है। बस 3 से 4 पाइप करने के बाद क्या करना, बंद करके और कंप्रेसर को चालू कर देना। तो इसको बंद कर दीजिए अब, और कंप्रेसर को चालू करते हैं मेन सिस्टम के कंप्रेसर को लाइन दीजिए कंप्रेसर में। हाँ, प्रॉपर चाहते हैं एक्यूरेट 100% सही तरीका से गैस चार्जिंग करें। उसके लिए रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कहाँ रखना पड़ेगा, वेट मशीन पे। और वेट मशीन पे जब इसको रख देंगे तो बंद कंडीशन में अगर 36 से 40 ग्राम लिखा हुआ 36 ग्राम चार्ज कर देंगे। उसके बाद सिलेंडर को बंद कर देंगे, चाहे मैनिफोल्ड को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, चालू करेंगे, सिस्टम चालू करेंगे। उसके बाद बैक प्रेशर चेक कर लेंगे कि उसमें बैक प्रेशर कितना आ रहा और एम्पियर कितना आ रहा वो भी चेक कर लेंगे। जब एम्पियर आ रहा बैक प्रेशर आ रहा तो लास्ट टाइम देखेंगे फिल्टर तक हीट पहुँचा है या नहीं। फिल्टर तक अगर नॉर्मल हीट पहुँच गया है, इसके अंदर पूरा कंडेंसर को हीट कर रहा, फिल्टर तक गर्मी पहुँच गया, इसका हम समझेंगे पूरी तरीके से गैस इसमें चार्ज हो गया। जब फिल्टर तक गर्मी पहुंचेगा ये समझ लीजिएगा पूरा कूलिंग कॉइल भी ठंडा करेगा। बात समझे कि नहीं। तो पहले आप कंप्रेसर चालू किया, कंप्रेसर चालू होने दे, उसके बाद टेम्परेचर चेक करते ठंडा गर्म जो भी होता। कंप्रेसर अब चालू हो चुका है, उसका बैक प्रेशर देखेंगे 0 या 1 पा जाएगा, यानी 0, -1, +1 इसके बीच में रहेगा। R600 का बैक प्रेशर या रनिंग प्रेशर उसी को बोलेंगे। और बैक प्रेशर जब 0 या 1 के बीच में आ जाएगा और उसके बाद एम्पियर कितना, सिंगल लोड 0.3 से लेकर 1.2 मैक्सिमम होता है, लेकिन इस पे जो एम्पियर लिखा हुआ है 0.6, तो 0.5, 0.4, 0.6 भी ले रहा, 0.7 भी ले रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर गर्मी भी पूरा आ चुका है, उसके बाद कूलिंग भी पूरा आ रहा है। चेक कर लीजिए पूरा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया।